जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जीवन सार्थक होता नहीं, करना पड़ता है। दोनों ही तरह के लोग हैं, गृहस्थ और सन्यासी। केवल जीवन का मार्ग चुन लेने से जीवन सार्थक नहीं बनता, जबकि इसे सार्थक बनाने के लिए हमें कुछ कर्तव्य करने होते हैं। और केवल कर्तव्य करने से भी जीवन की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती या जीवन हमारा सार्थक नहीं बनता। तो जीवन सार्थक कैसे बनेगा? तो संगत जी, सभी दायित्व को निभाते हुए, सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए यदि हमने प्रभु सुमिरन नहीं किया तो ये जीवन सार्थक नहीं होगा। ये जीवन की हलचल तो ऐसे ही चलती रहेगी, ये जीवन तो ऐसे ही नदी की तरह बहता रहेगा। लेकिन समय रहते अगर हमने उस ईश्वर का शुक्राना नहीं किया, उस गुरु का शुक्राना नहीं किया जिसने ये जीवन दिया है, तो इस जीवन का सार्थक होना बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आज का सत्संग भी पूरा सुने और अंत तक सुने। निश्चित ही गुरुजी ने हमारे लिए इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें दी हुई है। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में, हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही खास है, गुरु जी की ही संगत है, पुरानी संगत है और आज का सत्संग हम जो सुनने जा रहे हैं वो वर्मा आंटी का सत्संग है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और प्यारी संगत को नमस्ते, क्योंकि गुरु जी सभी संगत को नमस्ते बोला करते थे। संगत जी, गुरु जी के पास हम जब भी आते हैं तो ज्यादातर तभी आते हैं जब हम बहुत परेशानियों से घिरे होते हैं, दुखों में होते हैं, तभी हम गुरु के दर पर आते हैं। तो जब मेरा बुलावा भी गुरु जी के पास आया, तब मेरा भी यानी हमारे परिवार का भी बहुत बुरा समय चल रहा था, बहुत परेशानी में समय चल रहा था। आप मेरी इन परेशानियों को कुछ इस प्रकार से समझो कि एक धागे में अगर हम जब गांठ बांधते हैं तो गांठ बांधते बांधते कैसा समय आता है जब धागे में और गांठ नहीं बन सकती है। बस कुछ इसी तरह मेरा जीवन हो गया था कि परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी, बढ़ती ही चली जा रही थी और हम बहुत बुरी तरीके से सभी तरफ से परेशानियों से घिर चुके थे। तो ऐसे एक मेरी फ्रेंड है अमृतसर में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उनके गुरुजी हैं, आप उनके पास जाओ तो आपके कष्टों का सारा निवारण हो सकेगा। संगत जी, उस टाइम मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उस टाइम वो डेथ बेड पर ही थी, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की वजह से मेरा निकलना पॉसिबल नहीं था, पर गुरुजी का बुलावा आना था और गुरुजी ने मुझे बुलाया। तो सुधा आंटी की बेटी की शादी थी, गुरुजी अशोका होटल में आए हुए थे। वो इतनी फास्ट फ्रेंड है हमारी, तो हमने तो शादी में जाना ही था, हमने उनका फंक्शन अटेंड करना ही था, तो हम गए। तो हम लोग भी अशोका होटल में गए और जैसे ही होटल में एंटर हुए, सामने गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। गुरुजी बैठे हुए थे, बहुत ही सुंदर काले चोले में बैठे हुए थे गुरुजी, और आज भी उनका चेहरा, आज भी उनका वो सीन, अभी भी नजरों के सामने उनका वही स्वरूप आता है। और साथ में पूरी संगत बैठी हुई। मैंने दूर से ही गुरुजी का दर्शन किया और इतनी पॉजिटिविटी, इतना पॉजिटिव ऑरा, इतनी कशिश, इतनी खींच कि मैं आज तक उस चीज को महसूस कर सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो, यही है गुरुजी जिनके बारे में आंटी बता रही थी। तो मैंने कहा चलिए अपन मत्था टेकाते हैं। तो हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है, आए हैं तो अपन भी मत्था टेक लेते हैं। और हस्बैंड ने ऐसा बोला कि हाँ चलो मत्था टेक आते हैं, और फिर वापस शादी में एंजॉय करने लगे। फिर आंटी फिर आई मुझे बोलने की तुम लोग आए हो तो जाओ मत्था टेकाओ, गुरुजी से मिलाओ। अब मैंने फिर से दोबारा अपने अंकल को बोला, तो ये चिढ़ गए कि भाई मुझे एंजॉय करने दो, लेट मी एंजॉय द मैरिज, और अगर तुम्हें मिलने जाना है, तुम्हें मत्था टेकने जाना है तो तुम जाओ, और मुझे जब जाना होगा तो मैं खुद चला जाऊंगा। तो फिर मैंने रश्मि आंटी को बोला कि अब मैं इनको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, मैं 2 बार बोल चुकी हूँ और इन्होंने सबके सामने मुझे ऐसा बोला है, तो अब मैं इनको कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और नहीं तो मैं गुरुजी को अभी दूर से ही दर्शन कर लेती हूँ, हम फिर कभी मत्था टेक लेंगे गुरुजी के।
और मैं वहीं दूर से गुरुजी के दर्शन करते हुए मन ही मन बोल रही थी गुरुजी को कि गुरुजी माफ करना, मैं आपको यहीं से मत्था टेकती हूँ। आप इतने पास में हैं लेकिन फिर भी मैं आपके पास नहीं आ सकी, क्या करूँ, इनके बिना मैं कैसे आऊँ। और संगत जी हम लोग बिना मत्था टेके ही गुरुजी से बिना मिले ही घर चले गए। और रात के 3-3:30 बजे इनकी नींद खुलती है बिल्कुल पसीने में तर, और मुझे उठकर बोलते हैं कि मुझे अभी गुरुजी के पास जाना है। तो मुझे कहते हैं कि तू अभी चल मेरे साथ गुरुजी के यहाँ। तो मैंने बोला कि आप तो अब दिमाग ठीक है आपका, जब थे गुरुजी तब मैंने बोला कि गुरुजी से मिल लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं, तब तो आपने बात मानी नहीं। अब तो हम जानते भी नहीं कि गुरुजी कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं, और अभी तो होटल में होंगे भी नहीं, गुरुजी तो चले गए होंगे, अब उन्हें ढूंढोगे कहाँ पर। तो मुझे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ, तुझे चलना है तो चल। और इन्होंने आधी रात को सुधा आंटी को फोन किया और बोले कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे बताओ गुरुजी कहाँ रहते हैं। तो सुधा आंटी ने कहा कि इस टाइम तो गुरुजी नहीं मिलेंगे, हमने भी डोली विदा कर दी है, हम भी चंडीगढ़ जा रहे हैं। आप एक काम करो, आप एम्पायर स्टेट जाना शाम को, वहां पर आपको गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने हमें एड्रेस दे दिया और बताया कि 5:30-6 बजे तक दरबार खुलता है, आप वहां दर्शन कर लो गुरुजी के, वहां दर्शन हो जाएंगे। अगले दिन हम लोग 4 बजे एम्पायर स्टेट में जाकर बैठ गए। 5 बजे द्वार खुला और हम अंदर गए, और बिल्कुल जैसे सीढ़ियों के बगल में पिलर है हम वहीं जाकर के बैठ गए। गुरुजी आए, उस टाइम पे हम अपनी परेशानियां सारी भूल गए थे। तो जब हम लोग आ रहे थे गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में, तो रास्ते में मैंने इनसे बोला कि गुरुजी के पास इतनी दूर आने में 500 रुपए का पेट्रोल तो रोज ही लग जाएगा, तो अपन रोज तो नहीं आ सकते, आ जाएंगे कभी महीने 15 दिन में, 2 महीने में एक बार। तो ये तो आज आपकी इच्छा है तो आज तो अपन हुआ आते हैं, लेकिन रोज रोज तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मेरे शब्द थे रास्ते में जो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने इनको ऐसा बोला। तो हम वहाँ बैठे हुए थे, गुरुजी वहाँ आए और हम वेट कर रहे थे कि हम गुरुजी से बात करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही सब था कि हम जाएंगे, गुरुजी से मिलेंगे, जन्म पत्री गुरुजी देखेंगे, जो अभी तक हम करते आ रहे थे वही दिमाग में था। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ था भी नहीं। तो हम वहाँ बैठे हुए थे और जैसे चुपचाप वहाँ जैसा होता गया वैसा करते गए। और पहली बार गए थे तो किसी से कुछ पूछने में भी बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन जब हम पहली बार ही गए वो बहुत आनंद का पल था। हम इतना एंजॉय कर रहे थे, हम इतने आनंद में थे कि मैं बता ही नहीं सकती थी। इस आनंद में हम भूल ही चुके थे कि हम क्या परेशानियां लेकर आए थे गुरुजी के पास। हम लोगों ने लंगर प्रसाद भी किया, और जब उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा ली तो गुरुजी ने पूछा कि कैसे आए हो। तो हमने कहा कि गुरुजी सूद आंटी के थ्रू आए हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा चल आया कर। तो इन्होंने पूछा कि गुरुजी मैं कब आऊं। तो गुरुजी बोले तेनु कह तो दीता अंदर ही आकर। और हम लोग जय गुरुजी बोल के वापस आ गए। और गुरुजी की क्या कशिश थी, हम डेली गुरुजी के पास जाते थे। हम रोज गुरुजी के पास कैसे जाते थे हमें नहीं पता, तो बस गुरुजी बुलाते रहते थे, हम चले जाया करते थे। कैसे जाते कैसे सब होता हमें नहीं पता। और मैं इनसे बोला भी करती थी रास्ते में कि जैसे सब लोग गुरुजी से बातें करते हैं ऐसे आप भी तो बात करो, आप भी तो अपनी परेशानियां बताओ। हम तो बस जाते हैं और वापस आप भी जाते हैं। बस हम लोग जाते, सत्संग का आनंद लेते थे, लंगर प्रसाद करते थे, और बस गुरुजी आज्ञा देते तो हम घर आ जाते थे। संगत जी धीरे धीरे हमने ये रियलाइज किया कि गुरुजी को कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि संगत जी हम गुरुजी को क्या बोले, जो परेशानियों की जो गांठें जीवन में पड़ी हुई थी वो तो अपने आप ही सॉल्व होती जा रही थी। और ये परेशानियों की जो गांठें हैं जब खुद ब खुद खुल रही थी तो हम गुरुजी से बोले भी क्या। तो गुरुजी जो है जानी जान है। तो संगत जी 6 महीने पुरानी एक संगत मुझे कहती है कि गुरुजी ने कहा है कि उनके तो मैं बोरिया बिस्तर खुलवा दूंगा। तो मैंने बोला कि बोरिया बिस्तर खुलवा देना मतलब क्या होता है। तो संगत जी वो बोरिया बिस्तर खुलवाने का ये मतलब है कि जब हम लोग परेशान हो गए, हम लोग देहरादून से दिल्ली में आए हुए थे और एक बड़े शहर में आए हुए थे और यहाँ सेटल नहीं हो पा रहे थे, यहाँ के खर्चे बहुत ज्यादा थे, तो हमें लग रहा था कि अब हम दिल्ली छोड़कर चले जाएंगे यहाँ से। और जो हमारा सामान था वो भी पूरा पैक्ड था, उसको हमने अनपैक नहीं किया था। और हमने इसलिए भी अनपैक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेटल हो ही नहीं पा रहे थे। बड़ा शहर है, बड़े खर्चे हैं, काम की भी प्रॉब्लम थी, फैमिली की भी प्रॉब्लम थी। तो बस हमने डिसाइड कर लिया था कि अब हम दिल्ली छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, और सोचा था कि यहाँ से लखनऊ चले जाएंगे। तो इसी वजह से हमने सामान नहीं खोला हुआ था, सामान सब बैग्स में रखे हुए थे, सारे डिब्बे बंद थे। और बस 6 महीने के अंदर अंदर वो धीरे धीरे करके सारा सामान अनपैक्ड होता चला गया, सारा सामान खुलता चला गया और हम वहाँ सेटल होते चले
चले गए और धीरे धीरे हम दिल्ली में जहाँ से जाने का सोच रहे थे हम वहाँ सेट हो गए। और जब हम सेट हो गए तो हमें गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वो सब कैसे गुरुजी ने किया, क्या चीज ब्लेस की, क्या पहले ब्लेस किया, क्या बाद में ब्लेस किया, ये हमें कुछ भी नहीं पता। तो जब भी हम गुरुजी के पास आते थे तब मेरे बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे, थोड़ी बच्चों की परेशानी होती थी। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी उस टाइम पर, फादर इन लॉ होते थे घर पे, तो बस यही टेंशन होता था, यही चिंता में रहती थी कि बच्चों को उनके पास कैसे छोड़कर आए। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, जब हम गुरुजी के पास जा रहे थे तो हमने रास्ते में कार देखी। हमने कार में क्या देखा कि गुरुजी बीच में बैठे हुए हैं और बीच में बैठ करके गुरुजी के आसपास हमारे दोनों बच्चे बैठे हुए थे। और हम ये देखकर बहुत शॉक्ड हो गए और हमने उस कार का पीछा करना शुरू कर दिया, परंतु वो कार कहाँ ओझल हो गई पता ही नहीं चला। तब हमें समझ में आया कि गुरुजी हमेशा क्यों कहते थे कि तुम लोग जब मेरे पास आते हो तो तुम पीछे की सारी परेशानियां छोड़ कर आया करो, तुम्हारा घर परिवार तुम्हारे बच्चे सब मैं देखूंगा, तुम सिर्फ मेरे पास आओ। संगत जी, हम कलयुग के जीव हैं, हम बहुत नेगेटिविटी में जीते हैं और गुरुजी ने हमेशा यही संदेश दिया है, अपनी पॉजिटिविटी लेने के लिए यहाँ पर आओ और सिर्फ पॉजिटिविटी लो और सारी चिंताएं छोड़ दो। क्योंकि गुरुजी को ही पता है कि हमारी कौन सी परेशानियां पहले ठीक करनी है, कौन सी बाद में ठीक करनी है। क्योंकि संगत जी, पहले तो गुरुजी हमें प्योर करेंगे, उसके बाद ही वो हमारी सारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि जब हम लोग एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास गए तो जब जाने का समय हुआ हमने गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी। और जब हम जाने को हुए सीढ़ियों तक पहुंचे तो गुरुजी ने दोबारा बुला लिया। हम गुरुजी के पास दोबारा लौट कर गए, वहाँ खड़े हो गए गुरुजी के सामने। वहाँ हम खड़े हुए तो गुरुजी ने हमें कम से कम 5 से 6 मिनट वहाँ खड़ा रखा और फिर 5 से 6 मिनट बाद इशारा करके बोलते हैं अब जाओ। तो मैंने इनको बोला कि जब गुरुजी ने हमसे बात ही नहीं करनी थी तो हमें वापस बुलाया ही क्यों। अब देखिए संगत जी, हम ठहरे इंसान, या फिर मैं ये कहूंगी कि हम ठहरे पढ़े लिखे बेवकूफ। देखिए संगत जी, गुरुजी ने हमें क्यों रोका था। संगत जी, जब हम लोग एम्पायर स्टेट से बाहर निकल के मेन रोड पर आए तो 4 मिनट पहले ही वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और अगर गुरुजी हमें वहाँ नहीं रोकते तो वो एक्सीडेंट हमारा हुआ होता। तो गुरुजी को जो हमारे साथ ये होना था, ये एक्सीडेंट होना था, इस होनी को टालने के लिए गुरुजी ने हमें वहाँ रोका हुआ था। पर मैंने तो अपना दिमाग लगाकर अपने हस्बैंड से पूछा ना कि गुरुजी ने बात नहीं करनी थी तो क्यों बुलाया। इसीलिए संगत जी, गुरुजी के काम में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, धीरे धीरे समय से आएगी। संगत जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको ये श्रद्धा, ये जो विश्वास है वो एक दिन में आ जाएगा। मुझे खुद को भी ये श्रद्धा, ये विश्वास जो गुरुजी में आज है वो धीरे धीरे आया है, एकदम से नहीं आया है। पर आप भी अपना पेशेंस रखें, गुरुजी में पूरा विश्वास रखें। मैं ऐसे ही श्रद्धा को लेकर के एक सत्संग करती हूँ कि कैसे गुरुजी में श्रद्धा बनती है या बनेगी। जब हम लोग गुरुजी के यहाँ आने लगे तब हमें एक संगत ने कहा, गुरुजी का स्वरूप मंदिर में मत रखा करो, नहीं तो परेशानियां बहुत आ जाती हैं। और मुझे जो गुरुजी ने स्वरूप दिया था वो मैंने मंदिर में ही स्थापित किया हुआ था। और हम तो ठहरे इंसान संगत जी, जब तक हमारी लाइफ में अच्छा होता तब तो हमें अच्छा लगता, और जैसे ही कुछ हमारी लाइफ में नेगेटिव होता मुझे उन आंटी की बात याद आ जाती कि हाँ ये जरूर इसलिए हो रहा होगा क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मैंने मंदिर में रखा हुआ है। और जैसे कुछ परेशानी आए, गुरुजी का स्वरूप उठाना मंदिर में से, तोली से साफ करना, अलमारी में रख देना। और जैसे कुछ अच्छा होता लाइफ में फिर से मैं गुरुजी का स्वरूप निकाल लेती और फिर मंदिर में रख देती। और संगत जी, ऐसा मैंने 2 बार किया और तीसरी बार जब ये मैंने किया तो उस स्वरूप को जहाँ बैठना चाहिए था वहाँ बैठा नहीं, शायद गुरुजी ने ही मना कर दिया। तो कहने का मतलब कि गुरुजी मुझे ये इंडिकेशन दे रहे थे कि तुम इफ एंड बट में चलती हो, तुम लोगों की बातों में आ जाती हो, तो मैंने नहीं बैठना अब वहाँ पर, तुम्हारी इफ एंड बट खत्म नहीं हो रहे। और उसके बाद संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। फिर नवरात्रि आ गई और नवरात्रि में मैंने सारा मंदिर साफ किया, पूजा पाठ करने के लिए मैंने अच्छे से सब सजाया और मैंने गुरुजी से माफी मांगते हुए बोला कि गुरुजी अब तो आप बैठ जाओ। और एक जैसे बच्चा अपना हक जताता है अपने पिता के ऊपर, वैसे मैंने हक जताते हुए कहा कि गुरुजी अब मैंने बहुत माफी मांग ली है, अब बहुत हो गया है, मैंने इतनी माफी भी मांग ली है, अब तो माफी दे दो, अब तो प्लीज आप मंदिर में बैठ जाओ। फिर मैंने उस मंदिर में गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया है और उस दिन के बाद से मैंने गुरुजी का वो स्वरूप वहां से मैंने फिर कभी नहीं हटाया और आज भी मेरे घर के मंदिर में वो स्वरूप वहीं रखा हुआ है। संगत जी, गुरुजी का टेस्ट हम लोग
पल पल में करते हैं। गुरुजी को कटघरे में खड़ा बार बार हम करते हैं, गुरुजी हमें नहीं करते, क्योंकि हमारे विश्वास में, हमारी श्रद्धा में कहीं कमी होती है। और याद रखिए संगत जी, सिर्फ गुरुजी हमारा कल्याण नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उन सबका कल्याण गुरुजी कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने अपने घर पर एक मैड रखी हुई थी जो विडो है, और उसने अपने बेटे को कहीं पर नौकरी पे लगाया हुआ था। तो एक बार उसको फोन आता है उसके ऑनर का, उसके बेटे के ऑनर का, कि तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है, घर से भाग गया है। और बट नेचुरल है संगत जी कि नोएडा और दिल्ली जैसे शहर में किसी का बेटा घूम गया हो या चला गया हो, वो अकेली बेचारी क्या कर लेगी, वो बड़ी टेंशन में आ गई। तो मैंने उससे कहा कि बेटा एक काम करो कि तुम मुझे उसका फोटो दे दो या कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन उसका कुछ दे दो, तो मैं अंकल से बात करती हूँ और अंकल को बोलूंगी तो वो अपने जान पहचान के किसी भी लोगों से बात करके ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं आंटी, मेरे पास तो कोई फोटो ही नहीं है उसका, कुछ भी नहीं मेरे पास उसके आइडेंटिफिकेशन का। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम भरोसा रखो गुरुजी पे, वो मिल जाएगा। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल उसका बच्चा घूम गया है, जरा कुछ कोशिश करो, उसका बच्चा ढूंढवा दो। उस वक्त अंकल ने मुझे कुछ गलत तो नहीं बोला, लेकिन मैं भी सुनने की उस मूड में नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। तो अंकल मुझे बोले कि कुछ फोटो वोटो हो तो मैं ढूंढवा भी दूं। जब फोटो भी नहीं है, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, तो मैं उसको कैसे ढूंढवा दूंगा। तो मैंने एकदम से अंकल की बात सुनकर के छूट होकर के बोला कि आप सब बेकार हो, एक गरीब की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अगर किसी अमीर का बच्चा घुमा होता तो पूरी कायनात इकट्ठी हो जाती, क्योंकि वो गरीब है तो उसके बच्चे को कोई ढूंढ के नहीं ला करके देगा, उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, कोई सोर्सेस नहीं है। और बस संगत जी, मैं ऐसे बोलते बोलते कमरे में गई, और कमरे में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर गुरुजी से बोला कि गुरुजी, सब लोग बोलते हैं आप अमीरों के गुरुजी हो, लेकिन आज आपको ये बात गलत प्रूफ करनी होगी। अगर आज आपने बिंदु के बेटे को ढूंढ के नहीं दिया ना, तो आज शाम को मैं मंदिर नहीं आऊंगी। इमेजिन कीजिए संगत जी कि मैं अपने गुरु को टेस्ट पे रख रही हूँ और उन्हें चैलेंज कर रही हूँ, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा हक है संगत जी, अगर हम गुरुजी से जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें देने वाला कौन है? हमारे गुरुजी हैं। तो मैं तो पूरे अधिकार से गुरुजी से बोल रही थी। अब संगत जी, धीरे धीरे टाइम निकलता गया, और जनरली हम 4:30 बजे घर छोड़ देते थे गुरुजी के पास जाने के लिए, और मैं वेट करती रही कि अब फोन आएगा कि बच्चा मिल गया है। और संगत जी, पूरे 4:20 पर उसका फोन आता है बिंदु का, और मुझे कहती है कि आंटी जी, अगर आप गुरुजी के पास जाओ तो इन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना, पता नहीं कौन और कहां से मेरा बच्चा मेरे सामने छोड़कर चला गया है, बहुत बहुत धन्यवाद देना। मैं सुबह से पागलों की तरह मेरे बच्चे को ढूंढ रही हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास है। उसका बेटा मिल गया संगत जी, मैं बहुत 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 खुश हुई। और शाम को मैं गुरुजी के पास गई, और शाम को जब मैं गई तो सुबह जो मैंने गुरुजी के साथ डिस्कशन की, जो मैंने गुरुजी को चैलेंज किया, वो सब मेरे अंदर गिल्ट भी था, पर मैं गुरुजी को थैंक यू भी बोलना चाहती थी, क्योंकि गुरुजी ने उनका बेटा ढूंढ के दे दिया। और इसीलिए मैं ऐसा करने के लिए मैं आगे आगे जाकर के बैठ गई। और जब मैं आगे बैठी तो गुरुजी मुझे देखते रहे, और फिर जब मैं उठकर गुरुजी के पास जाकर के बैठी और मैंने कहा कि गुरुजी, बिंदु का लड़का मिल गया और वो आपको बहुत बहुत थैंक यू कह रही थी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि सारा टाइम तुम मुझसे लड़ती रहती हो, मुझे और भी काम रहते हैं, उसका लड़का मैंने ढूंढवा दिया, अब तो तू खुश है। अब आप ये देखिए संगत जी कि वो जो लेडी है बिंदु, वो तो कभी गुरुजी के पास आई ही नहीं। उसको ये जरूर मालूम था कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, तो उसे भी गुरुजी ने ब्लेस किया ना। इसी तरह मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सर आते थे, झा सर, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आते थे। वो खुद पंडित थे और उनका वैसे कोई इश्यू नहीं था, और वो बहुत पूजा पाठ करते थे और बोलते थे कि मैं तो 5-6 सालों से बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मेरा तो कोई इश्यू नहीं है। जो सर आते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो बहुत पूजा पाठ करते थे। उनकी लाइफ में किसी बात को लेकर बहुत इश्यू था, कोई परेशानी चल रही थी, तो उसके लिए बहुत पूजा पाठ करते थे और बोलते थे कि मैं 5-6 सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि हमारे गुरुजी हैं सर, आप उनके पास चलिए, आपकी परेशानी जरूर सोल्व हो जाएगी। तो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कुछ स्पेशल पूजा कर रहा हूँ और वो जब खत्म होगी मैं तब चलूंगा। और जब वो पूजा खत्म होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो रिजल्ट आ ही जाएगा। और संगत जी, फिर मैंने उनके बात फोर्स ही नहीं किया। तो मैंने एक दिन उनको कहा, जहाँ सर आप बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते हो, तो अगर आप गुरुजी के पास जाकर के मत्था
टेकोगे तो उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मंदिर जाकर के नहीं मत्था टेक सकते तो घर पे ही मत्था टेक दो, यहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप है। तो वो मान गए, तो उन्होंने घर पे ही मत्था टेका। और पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन वो मेरे साथ छोटे मंदिर गए और छोटे मंदिर में वो गुरुजी के सामने मत्था टेका उन्होंने। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि लोटा लेकर के आ। तो जहाँ सर ने मुझे ही बोला लोटा लेकर आने के लिए कि आंटी मुझे नहीं पता कैसा लोटा लाना है, तो आप ही लेकर के आओ। तो मैंने उनके लिए लोटा खरीदा। तो संगत जी मैंने वो लोटा बहुत पूरी तरीके से चेक करके लिया कि भाई किसी के लिए लोटा लेना है तो अच्छा से ले, कहीं से बीच में से कहीं से कुछ भी लीक ना हो। और गुरुजी ने उस लोटे को ब्लेस करके उन्हें दिया। तो रात में जहाँ सर ने उस लोटे में पानी भर के रखा तो अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आंटी ये कैसा लोटा आप लेकर के आए हो, लोटे में तो बहुत बड़ा छेद हो गया है। जब सर ने मुझे ये बताया तो मेरी तो हिम्मत ही ना हुई कि मैं गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी लोटे में तो छेद हो गया है, सारा पानी निकल गया है। तो जब मैं अगले दिन गई गुरुजी के पास तो गुरुजी मुझे खुद बोलते हैं कि आंटी की कहता है मास्टर। तो मैंने कहा गुरुजी उनके लोटे में ना छेद हो गया है। तो गुरुजी कहते कि अच्छा उसको बोलना कि दूसरा लोटा लेकर के आ और उस लोटे को जल प्रवाह कर दे। तो ऐसे मैंने झा सर को बोल दिया। झा सर ने उस लोटे को जल प्रवाहित किया और नया लोटा लेकर के मंदिर आ गए। गुरुजी ने नए लोटे को ब्लेस किया, थोड़े उपाय बताए झा सर को। वो बच्चे की प्रॉब्लम से परेशान थे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही उनकी वाइफ कंसीव कर गई। तो बस 2-3 महीने उनकी वाइफ को थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहे और जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि उन्हें ट्विंस हैं। और वो इतने खुश हुए कि जहाँ एक बच्चा नहीं हो रहा था वहाँ 2-2 हो गए। और इसी तरह से रोज गुरुजी झा सर का हाल पूछते, उनको रोज ब्लेसिंग्स देते थे। एक दिन झा सर का फोन आया कि आंटी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि दोनों बच्चों को अबॉर्ट करना पड़ेगा, एक में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ, गुरुजी के पास जाती हूँ, शाम को पूछूंगी मैं। और जब मैं शाम को गुरुजी के पास गई तो गुरुजी कहते हैं कि कहता है मास्टर। तो मैंने कहा गुरुजी उनका फोन आया और ये परेशानी है उनको, डॉक्टर दोनों बच्चों को अबॉर्ट करने का बोल रहे हैं। तो बोलते हैं अच्छा एक काम कर, मूलचंद हॉस्पिटल में डॉक्टर शीला मेहरा के पास ले जा और मेरा नाम बता दे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो अगले दिन मैं झा सर और उनकी वाइफ को डॉक्टर शीला के पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने कहा कि दोनों बेबी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बेबी का हेड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। पर डॉक्टर ने एक बात बोली कि जब इनका जन्म होगा तो जिसका हेड फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा है 10-15 घंटे जीवित रहेगी, उसके बाद ये जीवित नहीं रहेगी, लाइव नहीं रह पाएगी। तो फिर संगत जी बस ऐसा ही हुआ। जब टाइम आया डिलीवरी का, एक बेबी बहुत अच्छी थी और एक बेबी बहुत कमजोर थी और 8-10 घंटे के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। और वो जो बच्ची थी जो हेल्दी थी वो आज भी फर्स्ट क्लास है, 12th का एग्जाम देकर आई है। तो ऐसे हैं गुरुजी। मास्टर की किस्मत में बच्चा नहीं था मगर गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। ब्लेस तो गुरुजी ने बेटा किया था मगर मिली उनको बेटी। अब जो मास्टर है उनके मन में लालच आया कि मुझे एक बार और चांस लेना है। इस इंसिडेंट के बाद हमारा काफी टच छूट गया। फिर उन्होंने मेरा कहीं से नंबर लिया और उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि आंटी एक बात कहनी है। मैंने बोला कहो। तो बोलते हैं कि गुरुजी ने तो मुझे बेटा ब्लेस किया था पर अभी तो सिर्फ बेटी है, मैं एक चांस और लेना चाहता हूँ। मैं बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ लेकिन बात नहीं बन रही है, तो गुरुजी से बात करनी है। तो मैंने कहा अंकल आपकी तो जो गति है वो डॉक्टर शीला मेहरा के पास ही होनी है, आप वहीं जाओगे, वहीं आपकी गति होनी है, वहीं जाओ आप, और जो इलाज मिलेगा वो तो वहीं से मिलेगा, तो आप वहीं जाओ। और फिर वो वहीं पर गए डॉक्टर शीला मेहरा के पास और आज उनका 4 साल का बेटा है और दोनों ही बच्चे बहुत फर्स्ट क्लास हैं। ये गुरुजी की लीला है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि मेरे यहाँ पे इंस्टेंट कुछ भी नहीं है, मैं सबके कर्म के हिसाब से उसको फल देता हूँ, क्योंकि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा संगत जी। हमारे क्या क्या कर्म काट रहे हैं गुरुजी वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। कर्म काटने के बाद हमें जब जो मिलना है वो तभी मिलेगा, उससे पहले भी कुछ नहीं मिल सकता, बाद भी कुछ नहीं मिल सकता। हमें जिस समय जो मिलना है वो गुरुजी ही जानते हैं। और इसी तरह संगत जी जब जैसे मैंने बताया कि हम लोग दिल्ली में आए, हमारा बोरिया बिस्तर खुलवा दिया था, तो मेरे अंकल को काम की जरा दिक्कत थी तो ढूंढ रहे थे कि काम क्या करें। और जब हम गुरुजी से मिले और गुरुजी ने जब इन्हें ब्लेस किया तो इतने काम आ गए तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कौन सा काम करें और कौन सा नहीं करें। संगत जी एक जगह जब अंकल गए अपनी जॉब के लिए बात करने के लिए तो वहां पर गुरुजी की बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आती है। तो जैसे ही वहां पर गुरुजी की खुशबू आई, ये अंदर मीटिंग में गए भी नहीं और मुझे फोन करके बोलते हैं कि मेरा तो काम हो गया है। तो मैंने बोला कैसे? बल्कि बस गुरुजी की प्रेजेंस यहाँ पर है, बस अब समझ ले अब मेरा काम हो गया। बोल जय गुरुजी। तो हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी जी आप ही बताओ कि कौन सा काम करे, इतने सारे काम आ गए हैं।
तो गुरुजी कहते हैं कि पहले तो काम नहीं करता था, अब काम करने के लिए बहुत सारे काम आ गए, तो अब बोल रहा है कौन सा काम करूं। तो गुरुजी कहते हैं सारा ही काम कर ले। तो धीरे 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 गुरुजी ने सारे काम करवाते करवाते फाइनली एक मेडिसिन का काम गुरुजी ने करवाया। और वो मेडिसिन का काम गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। तो शुरू शुरू में हम लोग स्टॉक चेकिंग करते थे मेडिसिन का, तो हमेशा ऐसा होता है स्टॉक के काम में कि जितना है उतना ही प्रोडक्ट आता है, लेकिन गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया कि कभी भी जो स्टॉक में आना था वो हमेशा बढ़कर ही हमारे पास आया। तो बहुत हमें ब्लेस किया गुरुजी ने मेडिसिन के काम में। तो हमने तो फिर उसको स्टॉक को काउंट करना ही बंद कर दिया कि हमने सोच लिया कि गुरु का प्रसाद है, इसको काउंट करना ही बेवकूफी है। हमने सोचा कि तो गुरुजी की कंपनी है, तो गुरुजी की कंपनी में कोई लॉस तो होना ही है, सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और संगत जी कोई हमारी कंपनी को हमें नहीं जानता था, कोई हमें नहीं जानता था, सिर्फ कंपनी को जानते थे। गुरुजी की कंपनी थी, दिल्ली में एनसीआर में ये कंपनी बहुत चली और इसी कंपनी का आज भी हम खा रहे हैं। संगत जी हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब कुछ गुरु ने किया है और गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी मेरे ब्रदर को रोटरी की गवर्नरशिप में बहुत इंटरेस्टेड था, इतना क्रेज था उसको रोटरी का, डू और डाई वाला, कि अगर नहीं मिलेगा तो चलेगा ही नहीं, उसको रह ही नहीं सकता। एक दिन हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसका रोटरीशिप का भूत उतार दो, अगर नहीं बनना ना तो ये बहुत बीमार हो जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी अगर ये हार गया है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी ने जो अपोजिशन पार्टी थी उसको ही बिठवा दिया और बिना इलेक्शन के गवर्नर सिलेक्ट हो गया और इसने बहुत अच्छी तरीके से अपनी गवर्नरशिप एंजॉय की। कौन कर सकता है संगत जी ऐसा, सिवाय गुरुजी के ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। हम सोचते हैं संगत जी कि गुरुजी सिर्फ हमारा अच्छा अच्छा करते चले जाएं, लेकिन संगत जी हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने कर्म है, हमारे अपने कष्ट है, कभी कभी हमें तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है, तो हमें वो भी सहने की शक्ति होनी चाहिए। मेरे फादर को मोटर न्यूरॉन डिसीज हो गई। उसमें क्या होता है कि शरीर धीरे धीरे पूरा खराब हो जाता है। वो पूरी तरीके से बेड पे स्टक हो गए थे और उनके गले की आवाज जो है पूरी तरीके से चली गई थी। तो एक बार उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर उन्हें देखने के लिए गई और मैं अपने पापा को देख नहीं पाई क्योंकि मैं उनकी तकलीफ देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अंदर से बहुत इच्छा कर रही थी उन्हें बोलने की, लेकिन उनके अंदर की जो तकलीफ थी, जो दर्द था, वो उनके चेहरे पर आ रहा था। मैं अगले दिन जब गुरुजी के पास वहाँ मंदिर में गई तो मैंने मन में अरदास की कि गुरुजी कि अगर इनको ठीक होना है तो अगर आप इन्हें थोड़ी और तकलीफ भी दे दोगे तो चलेगा, क्योंकि अगर इनको ठीक होना है तो मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगी, ये मेरे जन्म पिता हैं, नहीं तो आप इनको मुक्त कर दो, क्योंकि अगर मुक्ति मिल जाएगी तो कम से कम ये अपने कष्ट से तो दूर हो जाएंगे। और अभी मैं दिल्ली पहुंची भी नहीं थी, मैं रास्ते में ही थी। इस बीच में मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मेरे हस्बैंड एयर बाय एयर की रिटर्न टिकट लेकर के खड़े हुए थे। और जब मैं पहुंची तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमें वापस लखनऊ जाना है। तो संगत जी जो मैंने गुरुजी से मांगा वो मुझे उन्होंने दे दिया। मैंने ही मांगी थी ना मेरे पिताजी की कष्टों से मुक्ति, तो गुरुजी ने मुझे वो दे दी। तो हालांकि मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी, तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत ही अंदर से खालीपन लगता था। और मैं गुरुजी से भी बोलती थी कि गुरुजी मेरे तो पापा भी नहीं रहे, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने मुझे साक्षात दिखाया है कि अगर तेरे पिता होते तो उनकी स्थिति और दयनीय होती, बहुत कष्ट वाली होती। उनका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा, उनका सिर्फ दिमाग काम कर रहा होता। तो गुरुजी ने मुझे साक्षात दिखाया कि उनका सिर्फ ब्रेन काम करता, उनके शरीर में कुछ भी नहीं बचता। किस हाल तक वो परेशानी में रहते, किस हाल तक वो कष्ट में रहते, ये मुझे गुरुजी ने साक्षात दिखाया। और आज मेरे पापा फर्स्ट क्लास गुरुजी के चरणों में बैठे हुए हैं। संगत जी मेरी मम्मी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है, वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल है कि मैं बता ही नहीं सकती। मेरी मम्मी गुरुजी से सिर्फ एक ही चीज मांगती थी कि गुरुजी मुझे इतनी सेवा और भक्ति की शक्ति दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा है संगत जी कि पापा भी बीमार थे और अगर पापा की सेवा करती मम्मी तो बाकी भक्ति नहीं कर पाती थी। अगर गुरुजी ने पापा को कष्टों से मुक्ति दी है तो मम्मी को भी तो समय दिया है कि वो अपनी भक्ति कर सके। और इसके बाद सारा जीवन मम्मी ने गुरुजी के चरणों में ही काटा, भक्ति में ही काटा। और गुरुजी ने भी मेरी मम्मी का इतना ध्यान रखा। मम्मी ने बोला कि मुझे अलग रहना है, मुझे अलग कर दो, तो गुरुजी ने अलग करवा दिया। मम्मी ने जो बोला गुरुजी ने वो मम्मी की हेल्प करी। और वो मेरे पास जब आई तो एक लॉकेट लेकर आई थी और मुझे बोल रही कि ये गुरुजी से ब्लेस करवा दे, मुझे बहुत तकलीफ है, गुरुजी को पता
है। तो वो मुझे कहने लगी कि मैं ये लॉकेट पहन लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, अपन चलते हैं गुरुजी के पास, या मैं जाऊंगी गुरुजी के पास तो करवा दूंगी। और इसी बीच उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते बचेंगी कि नहीं बचेंगी। तो मेरा छोटा भाई भी मेरे पास आ गया था। मैं उसे छोड़कर, दोपहर का समय था, मैं गुरुजी के पास दर्शन करने के लिए गई। जैसे ही मैं वहां पे मंदिर में गई, जो छोटू है वहां पर, वो मुझे कहने लगा कि आंटी कितनी देर कर दी, गुरुजी कब से आपका वेट कर रहे हैं। मैं तुरंत गुरुजी के पास ऊपर गई। अभी मैंने गुरुजी से कुछ कहा भी नहीं था तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि की हाल है आंटी का। तो मैं तो गुरुजी की शक्ल देखने लगी कि वो तो पल पल मेरी मम्मी के साथ है, पल पल हम सबके साथ है, हमारे साथ है। तो मुझे कहते कि ला लॉकेट दे। मैंने तो गुरुजी को नहीं बोला था कि मम्मी ने मुझे लॉकेट भी दिया हुआ है। मैंने पर्स से लॉकेट निकाला, गुरुजी को दिया, गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और साथ में गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद दिया और बोले ये लॉकेट पहना दे और लंगर खिला दे। मैंने 8 महीने की बोनस लाइफ उसको दे दी है। मैं हॉस्पिटल गई, मम्मा को खिलाया, लॉकेट पहनाया और शाम तक मम्मी की हालत में बहुत सुधार आ गया और मम्मी रूम में शिफ्ट हो गई। और संगत जी, पूरे 8 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई और बहुत पीसफुल डेथ हुई। संगत जी, ऐसे ही मेरे फादर इन लोग कैंसर पेशेंट थे तो उनकी कीमोथेरेपी हुआ करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी कीमोथेरेपी से पहले हम लोग मत्था टिकाने ले जाते थे गुरुजी के पास। तो हम गुरुजी के पास मत्था टेकने एम्पायर स्टेट गए, हमने मत्था टेका। तो गुरुजी ने क्या किया, मुट्ठी भर करके अपने बहुत सारे स्वरूप दे दिए और कहा कि अपने घर में जितने भी लोग हैं सबको बांट दो। हम कुल 8-9 लोग थे घर में और एग्जैक्टली 8-9 ही स्वरूप निकले और हम सब ने वो एक एक स्वरूप ले लिया। हमने फादर इन लॉ को भी स्वरूप दे दिया और फादर इन लॉ ने वो स्वरूप अपने शर्ट की ऊपर की पॉकेट में रख लिया। और अगले दिन हमने उन्हें कीमो के लिए एडमिट करवा दिया। जब वो कीमो के लिए गए अंदर और जैसे ही उनका कीमो शुरू हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हमारे पास फोन आता है कि योर फादर इन लॉ इज नो मोर। हम भागे भागे वहाँ हॉस्पिटल गए और हम देखते हैं कि डॉक्टर्स फादर इन लॉ के साथ लगे हुए हैं। संगत जी, मेडिकल हिस्ट्री में पूरे 7 मिनट के लिए मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी और जो पॉकेट स्वरूप वहाँ जेब में रखा हुआ था, डॉक्टर्स वहाँ पंप कर रहे थे, तो बार बार पंप कर रहे थे गुरुजी के स्वरूप पे। गुरुजी का स्वरूप भी वही पॉकेट में ही था। तो गुरुजी ने उनकी लाइफ को रिवाइव बैक किया और मेरे फादर इन लॉ वापस अपनी जिंदगी में आए। और उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने कीमोथेरेपी कराई ही नहीं। वो बस यही बोलते रहे कि चाहे अब जो मर्जी हो जाए, मेरे गुरु ने मुझे ठीक कर दिया है और मैं आज के बाद कोई कीमो नहीं कराऊंगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो हर महीने ब्लड टेस्ट करवाते थे और उनका ब्लड टेस्ट जो रिपोर्ट है एक नॉर्मल इंसान की ब्लड टेस्ट से काफी अच्छा आता था। और जब उनकी डेथ हुई तो वो भी इतनी पीसफुल डेथ हुई, वो भी गुरुजी के चरणों में। शायद उनको भी नहीं पता था कि मेरी इस प्रकार से डेथ हो जाएगी, हंसते खेलते। ये गुरु है संगत जी, कष्टों का निवारण गुरुजी करवाते, हम नहीं कर सकते ये सब। इसी तरह मैं आपको बताऊं संगत जी, मेरी जो छोटी बेटी है पढ़ने में थोड़ी सी ठीक ठाक थी। ठीक ठाक भी क्या बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि ज्यादा कमजोर थी, बस पास हो जाए तो हमारे लिए तो वही बहुत था। हम लोग उसके मार्क्स की कोई एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते नहीं थे। और एक बार हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे, गुरुजी उसको ना मुंडा कुड़ी बोलते थे। हमें आज तक नहीं पता कि गुरुजी उसे मुंडा कुड़ी क्यों बोलते थे। तो गुरुजी ने उससे एक बार पूछा कि की बनना है, तो वो बोलती कि धीरे से वो बोलती मेरी बेटी की गुरुजी बनना तो डॉक्टर है पर मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देनी। तो गुरुजी भी हंस पड़े और मैं भी हंस पड़ी कि बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए कैसे डॉक्टर बनेगी। तो घर आकर के मैंने उससे कहा कि बेटा ये ऐसे कैसे बोला तुमने, डॉक्टर के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, सिलेक्शन होगा तभी तो तुम डॉक्टर बनोगी। तो कहती है कि मैं पढ़ने से तो नहीं घबराती लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मेरा दिल घबराता है। खैर बात खत्म हो गई, बात आई गई होगी और हम इस बात को भूल भी गए। और पिछले 10 दिन पहले उस लड़की को डॉक्टरेट की डिग्री अवॉर्डेड हुई है और अब उसका नाम डॉक्टर प्रियम वर्मा की तरह लोग जानते हैं। तो गुरुजी ने प्लेस किया। कब उसने गुरुजी से कहा था, जब वो छोटी थी, और कब जाकर के उसे वो प्लेस किया और वही उसकी मन की इच्छा हुई पूरी कि बिना किसी कॉम्पिटिटिव के ही वो उसके आगे, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया। तो बस गुरुजी यही कहते हैं कि कर्म तुम करो, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक कदम आगे रखोगे, मैं तुम्हें 10 कदम आगे लेकर जाऊंगा। तो अगर गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया और हम सोचेंगे कि गुरुजी ने तो ब्लेस कर दिया और हम बैठ गए, तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स को वेस्ट कर रहे हैं। काम तो हमें करना पड़ेगा, कर्म तो हमें करना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा किया तो फिर वो हमारा साथ नहीं देंगे। संगत जी, मेरा बेटा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है।
एक बार 12th के प्री बोर्ड में इसके मैथ्स में मार्क्स कम ही नहीं, बहुत बहुत कम आए। बहुत कम मतलब गुरुजी की कृपा रही कि वो बस पास हो गया। हम स्कूल की सीढ़ियों से उतरते उतरते मैंने उससे पूछा कि बेटा बात बताओ, आपने तैयारी नहीं की थी कि क्या बात है, आपको समझ में सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है? तो एकदम से जैसे ही मैंने उसे बोला, उसने मुझे तुरंत ही बोला, मम्मी गुरुजी ने तो पेन ब्लेस कर दिया था, तो बस पेन ब्लेस कर दिया तो पढ़ने की क्या जरूरत है, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा गुरुजी ने पेन ब्लेस किया है, कर्म करना बंद करने के लिए तो नहीं बोला था, कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, मेहनत तो तुझे करनी पड़ेगी। तो मैंने उसे कहा कि बेटा अब तुमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स को वेस्ट तो किया है, अब तुम खुद गुरुजी के पास जाकर के बोलोगे कि तुमने मेहनत नहीं की है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को वेस्ट किया है। शाम को मंदिर गए। अब बच्चा सबके सामने बोलने से घबरा रहा था। बस उसने जैसे ही गुरुजी बोला तो गुरुजी ने बस उसको बोला कि ध्यान नाल पढ़ा कर, आगे सब ठीक हो जाएगा। उस बच्चे के मन में खींच थी कि मैं सबके सामने कैसे बोलूंगा। गुरुजी ने उसको भी बड़े रिस्पेक्टफुली तरीके से सॉर्ट आउट किया और उसको समझा भी दिया। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, बहुत मेहनत करता है और फल भी मिलता है। संगत जी, मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलने वाला। और ऐसे करते करते उसने एग्जाम्स भी दी, वो इंजीनियर भी हो गया। और गुरुजी ने कहा कि इसे हॉस्टल में डलवा दो, तो उसे हॉस्टल में भी डाल दिया। तो जब उसे हॉस्टल में डाला तो मुझे कहता है कि मम्मी मुझे गाड़ी चाहिए, मैं कार लूंगा। तो मैंने कहा बेटा गुरुजी से पूछ के आपको कार दे देंगे। तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि क्या कहता है ये, तो मैंने कहा गुरुजी कार मांग रहा है ये। तो गुरुजी कहते हैं इसको एटलस साइकिल ला करके दे दे। तो गुरुजी कहते हैं सेहत भी बनेगी और फिट भी रहेगा। और उसके कुछ 8-9 महीने बाद खुद गुरुजी उसके साथ कार में बैठे, उसको कार में ब्लेस किया और गुरुजी ने खुद बोला कि अब तू कार चलाया कर। तो ये गुरुजी हैं, कब किस समय कैसे ब्लेस करना है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। हमारे जीवन के क्या राज है जो हमें भी नहीं पता है। हमारे जीवन में हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं वो हमें नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। तो किस कर्म को कैसे कटवाना है वो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी, गुरुजी के तो मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग है। पल पल मेरा जीवन गुरुजी का सत्संग ही है। मैं अपना आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करूंगी। आज के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर की प्यास लगी थी। दूर कुएं पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों में पानी लगा रहा था। मुसाफिर कुएं पर आया और घोड़े को रहट में से पानी पिलाने लगा। पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता, रहट की ठक-ठक की आवाज से डरकर पीछे हट जाता। फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता और फिर रहट की आवाज से डरकर पीछे हो जाता। मुसाफिर कुछ क्षण तो यह देखता रहा। फिर उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक ले ताकि रहट की ठकठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा कि जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो इसे ठकठक में ही पीना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही यदि संगत जी हम सोचे कि जीवन की ठकठक, जीवन की हलचल बंद हो तभी हम भजन संध्या वंदना करेंगे, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें भी जीवन की इस ठकठक में, हमें भी जीवन की इस आपाधापी में, हमें भी जीवन की हलचल में ही समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे। वरना उस घोड़े की तरह हमेशा प्यासा ही रहना होगा। सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए हमें प्रभु सिमरन में ही लगे रहना होगा। ये जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए जीवन में हमें गुरुजी का सानिध्य मिला है, गुरुजी की कृपा मिली है, बड़े भागों वाले हैं। तो इस जीवन की इन समस्याओं को हमें नजरअंदाज करना होगा और जीवन की इन समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए हमें गुरुजी में ध्यान लगाना होगा, गुरुजी का सुमिरन करना होगा, गुरुजी का शुक्राना करना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।